आज से 10 साल पहले किसी स्कूल के बच्चे से ही पूछते ना कि कौन सी गाड़ी पसंद है तो वो भी टाटा सफारी का ही नाम लेता। उस समय टाटा सफारी का इतना बड़ा हो रहा था, और किसी छोटे बच्चे को छोड़ो, खुद विराट कोहली क्या बोलते हैं ये सुनो एक जब बार। चलती है ना तो लोग हट जाते हैं। ये बात उन्होंने तब बोली थी जब उन्होंने 2008 के अंदर अपनी पहली गाड़ी टाटा सफारी ली। और टाटा ने एक ये ऐसी चीज़ बना दी थी कि इस गाड़ी की लोकप्रियता सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, आम लोगों ने तो इसे पसंद किया ही किया, साथ में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस गाड़ी को अपनी पहली पसंद पे रखा, अपने कॉन्वॉय के अंदर शामिल किया। और आज भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यूज़ के अंदर आ रही है। और ना कि सिर्फ पॉलिटिशियंस और आम लोग, इसे हमारी इंडियन मिलिट्री ने भी इस गाड़ी का लोहा माना और इसे आज भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या बात थी इस गाड़ी को, जब इतने बड़े पॉलिटिशियंस इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स के लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसने जो टाटा मोटर्स ने सेल्स सोची थी वो इसने कभी भी अचीव ही नहीं की, जबकि टाटा मोटर्स ने गाड़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई थी। और इसका मेन कंपटीशन जो महिंद्रा स्कॉर्पियो था वो इससे कई गुना ज़्यादा सेल्स लेकर आता था महिंद्रा के लिए। तो ऐसा क्या रीज़न था कि भाई इस गाड़ी के साथ ऐसा जब हुआ, जबकि लोग इसे इतना पसंद कर रहे थे। तो आज इसकी वीडियो के अंदर हम पूरी बात करेंगे इस गाड़ी की हिस्ट्री से लेकर इसके डाउनफॉल तक, और कैसे टाटा खुद जिम्मेवार है इस गाड़ी के डाउनफॉल के लिए। तो इस गाड़ी की शुरुआत टाटा सफारी से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी मिड 1994 के अंदर, जब टाटा ने अपनी सूमो को लॉन्च किया था। सूमो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए एक कमर्शियल व्हीकल के तौर के ऊपर टाटा ने लॉन्च किया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और इसको भी मिलिट्री ने भी यूज़ किया था, और ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे। और इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इसने अपने शुरुआत के 2 साल के अंदर ही 1 लाख यूनिट्स का सेल्स टारगेट अचीव कर लिया था। और इससे टाटा को कंपटीशन आया कि वो एक ग्लोबल गाड़ी बनाए, क्योंकि टाटा का हमेशा से सपना था वो बाहर के स्टैंडर्ड के लिए हिसाब से गाड़ी बनाए। तो इसीलिए 1998 ऑटो एक्सपो के अंदर टाटा ने पेश करी अपनी सफारी। ये सफारी की फर्स्ट जनरेशन थी 1997 के अंदर, जो प्यूजो के 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी, जो सिर्फ उस समय 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। सफारी को बनाते समय टाटा के दिमाग में एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि उन्हें यूरोपियन मार्केट को काउंटर करना था, इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी को पूरा यूरोपियन मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप किया। इंडिया उनके लिए सफारी के लिए एक प्राइमरी मार्केट कभी था ही नहीं, और उन्होंने इस गाड़ी को इतना अच्छा हैवीली इंजीनियर्ड किया। बहुत बड़ी बड़ी साइड में क्लैडिंग्स मिलती थी, बड़ा एक विंडो एरिया मिलता था, और प्रॉपर बड़ी एसयूवी की लुक मिलती थी। और उन्होंने इसे 14,995 यूरो के प्राइस के अंदर लॉन्च भी कर दिया, जो कि उस समय थोड़ा एक प्रीमियम साइड पे था, इसीलिए इस गाड़ी को वहाँ पे किसी ने भी पसंद नहीं किया, और इस गाड़ी एक बहुत बड़ा फ्लॉप रही वहाँ पे लिए। और ना सिर्फ डीजल, टाटा ने इसे एक पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च किया, जो 135 PS की पावर जनरेट करता था सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन मार्केट के लिए। लेकिन इस सब से भी बात नहीं बनी, और इंडिया के अंदर भी उस समय टाइम आगे बढ़ रहा था, और इमिशन नॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे। तो टाटा को अब एक डेफिनेटली एक नया इंजन चाहिए था, और टाटा ने एक नया इंजन बनाया जो कि था 3 लीटर का डाइकोर इंजन। डाइकोर मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल, और यहाँ से शुरू होता है टाटा सफारी का डाइकोर एरा। और ये वो सफारी है जिससे सब इंडियंस रिलेट करते हैं, और यहाँ इसको अपनी एक टैगलाइन मिली, रिक्लेम योर लाइफ, जो आज भी कंटिन्यू होती है। ये थी वो। अभी इस पॉइंट के ऊपर टाटा अपनी सफारी को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था, और डाइकोर के अंदर ना सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज हो, जबकि वो एक नया इंजन भी लेके आया, एक 3 लीटर का डाइकोर इंजन जो 114 HP प्रोड्यूस करता था। और ये पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गया था, इसकी वाइब्रेशंस, NVH लेवल सब कम हो गए थे। और इसके अंदर लुक्स के अंदर आपको वही पुरानी टाइप की ही लुक्स मिलती थी, बस थोड़े बहुत आगे पीछे बम्पर चेंज थे। इंटीरियर और ज़्यादा प्रीमियम हो गया था, लेदर इंटीरियर इसके अंदर बेज कलर का टाटा ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसकी लाइट्स चेंज कर दी थी, वो पहले के मुताबिक अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा और अपीलिंग लगने लग गई थी, अब और ज़्यादा जस्टिफाई करने लग गई थी अपने प्राइस को। और ना सिर्फ ये कॉस्मेटिक चेंज और इंजन, टाटा ने इसके अंदर एक ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो आज भी नहीं आते, जैसे फ्रिज और एक इनबिल्ट PS5 जो कि एक DVD प्लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस पॉइंट पे टाटा के इतने ज़्यादा एफर्ट्स के बाद अब लोगों ने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी हुई। और टाटा ने इसे थोड़ी दिनों बाद अपडेट करके 2.2 लीटर के अंदर भी लॉन्च कर दिया था, जिससे इस गाड़ी की माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और 2.2 लीटर के साथ इसकी पावर बढ़ के 140 HP हो गई थी। और अब 2010-11 आते आते ये गाड़ी भी थोड़ी आउटडेटेड लगने लग गई थी, और टाटा ने सोचा इस गाड़ी को अपडेट करते हैं, फिर उन्होंने लॉन्च की टाटा सफारी स्ट्रॉम। और इसी के साथ टाटा सफारी का शुरू होता है स्ट्रॉम एरा। इसे 2012 के अंदर लॉन्च किया गया था, और इसी के साथ साथ डाइकोर भी अभी 2014 तक कंटिन्यू सेल्स के ऊपर थी। और इसके अंदर में एक मिलता था 2.2 लीटर का वेरिकोर इंजन, जिसके अंदर आपको 156 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क मिलता था। और इसके अंदर भी कुछ डिज़ाइन एग्जैक्टली वही सेम था, बस क्लैडिंग्स थोड़ी सी अलग हो गई थी। अलॉय व्हील्स आगे थे, पीछे से टायर डिलीट हो गया था, आगे से नई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, आगे पीछे नई बम्पर, और
काफ़ी ज़्यादा एक लग्जरियस सॉफ्ट टच के साथ ही इसका इंटीरियर आ गया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर सबसे अंदर इंटीरियर के अंदर वही बेसिक चीज़ें मिलती थी। और इसी के साथ जो कोर एलिमेंट भी कंटिन्यू रहा था सफारी का इसी के साथ, जो कि था 4x4 वाला। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ये भी अच्छी कैपेबल थी, उससे ज़्यादा अच्छे सस्पेंशंस थे इस गाड़ी के, अच्छे NVH लेवल थे, हाई स्पीड पे भी इजीली जा सकती थी ये गाड़ी सफारी डाइकोर के कंपैरिजन के अंदर। ओवरऑल टाटा ने गाड़ी को पूरा कंप्लीट मेकओवर ही कर दिया था। हालांकि जनरेशन वही सेम थी, ब्रेकिंग सिस्टम भी इंप्रूव किया था, इसके अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक आ गए थे, एयर बैग्स थे इसके अंदर 2, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मस्कुलर गाड़ी टाटा ने बना दी थी। लेकिन इस सब से भी बात नहीं बनी, और इस गाड़ी के अंदर फिर टाटा ने थोड़ा सा अपडेट भी किया बीच में। इसके अंदर 400 Nm का टॉर्क आ गया, 6 स्पीड का गियर बॉक्स आ गया, 17 इंच के अलॉयज भी डाल दिए टाटा ने 16 इंच के हटा के। लेकिन फिर भी महिंद्रा स्कॉर्पियो टुक ओवर द गेम, और टाटा सफारी, और खुद अब टाटा भी इस सफारी से थक चुकी थी, वो उनका ध्यान हेक्सा की तरफ शिफ्ट हो गया था। इस समय ये 2016-17 की बात है, वो भी हेक्सा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, और सफारी से उनका ध्यान एकदम ख़त्म ही हो गया था। और रही सही कसर 2020 ने पूरी कर दी, जहाँ एक तरफ कोविड था और दूसरी तरफ नए BS6 इमिशन नॉर्म्स भी आने वाले थे, और टाटा ने इस गाड़ी को सैडली अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया। अब बात कर लेते हैं ऐसी क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से टाटा सफारी कभी भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बन पाई टाटा के लिए। और अगर वीडियो के अंदर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। पहला रीज़न था महिंद्रा स्कॉर्पियो। 1998 के अंदर टाटा सफारी के लॉन्च होने के बाद जस्ट 4 साल बाद 2002 के अंदर महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया था, जो टाटा सफारी से काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। ना सिर्फ सस्ती थी, टाटा सफारी से कुछ ना कुछ उस समय लोगों को लुक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, और महिंद्रा ने इस गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। और फिर 2014 के अंदर महिंद्रा ने जब S10 को लॉन्च किया था, जिसे आज के दिन हम क्लासिक के नाम से जानते हैं, तो उसने बिल्कुल कमर ही तोड़ दी थी उस समय आने वाली टाटा सफारी स्ट्रॉम की, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स मिलते थे, ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और इन्होंने ऐसी चोट मारी सफारी के ऊपर की सफारी इन सब चीज़ों से कभी उभर ही नहीं पाई। और दूसरा स्कॉर्पियो से भी बड़ा रीज़न था टाटा की रिलायबिलिटी। ये गाड़ी रिलायबिलिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा बदनाम थी। इस गाड़ी के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ आते थे, और मैकेनिक्स अपना सिर पकड़ लेते थे इस गाड़ी के इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा हैवीली इंजीनियर्ड थी। ना तो वो नॉर्मल टूल्स के साथ डायग्नोस कर पाते थे इस गाड़ी को। इस गाड़ी के अंदर उस समय ECU आता था, तो बिना OBD पोर्ट तो इस गाड़ी को लोग डायग्नोस ही नहीं कर पाते थे। और इस गाड़ी के पार्ट्स भी उस समय इतने ज़्यादा महंगे थे कि लोग उस समय इस गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। और वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर एक नॉर्मल डीजल इंजन आता था, उन्होंने M-Hawk भी बाद में लॉन्च किया। तो ये सब भी रीज़न था इसकी रिलायबिलिटी का, जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी गाड़ी से हाथ धोना पड़ा। और थर्ड और लास्ट रीज़न था खुद टाटा। जी हाँ, टाटा ने खुद ही इस गाड़ी को इस हद तक धकेला कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि टाटा ने ना ही वक्त पे इस गाड़ी को अच्छे से एक अच्छा मेकओवर दिया, ना ही इसके अंदर फीचर्स ऐड किए। उस समय जब क्लासिक के अंदर टच स्क्रीन आ रही थी, TPMS वगैरह जैसे जैसे फीचर्स आ रहे थे, टाटा ने इस गाड़ी के अंदर उस समय भी एक पुराना नॉर्मल ब्लूटूथ वाला म्यूज़िक सिस्टम दे रखा था, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड था। तो इस गाड़ी को अच्छे से टाटा अपडेट करता तो ज़रूर ये गाड़ी आगे बढ़ती। कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और टाटा सफारी के बारे में आपका क्या कहना है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।